अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा शक कायम था। इसके अगवा का किस्सा कुछ और था। ये भी तो हो सकता था कि ये लड़की इन दोनों में से किसी एक के साथ अपनी मर्जी से गई हो और पकड़ी गई तो उसने ये बयान दे दिया कि इसे ये दोनों ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे। मेरे कहने पर सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने शमीम के भाई को बुलाया और शमीम को अपने दफ्तर के पीछे भेजकर उसके भाई से पूछा, क्या शमीम रात को पेशाब करने के लिए बाहर जाया करती थी? मैं अपनी बीवी के साथ इसी मकान के एक हिस्से में रहता हूँ, उसने जवाब दिया। हम दूसरी तरफ होते हैं। मेरा ख्याल है कि रात को ऐसी हाजत के लिए घर की कोई औरत बाहर नहीं जाती। घर में बैतुल खुला बना हुआ है। मालूम हुआ कि शमीम की माँ भी आई हुई है। इसे बुलाकर यही बात पूछी तो उसने पूछा कि मैं से ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने उसे डांट कर कहा कि वो सवाल का जवाब दे। घर में बैतुल खुला है, उसने जवाब दिया। मैं इतना ही मालूम करना चाहता था। रात का 1 बज रहा था। इम्तियाज़ जमाइयाँ ले रहा था। मैंने इम्तियाज़ से कहा कि वो इन सबको थाने में बैठा रहने दे और जाकर सो जाए। मैं मेहमान तो किसी और का था, लेकिन आधी रात के बाद मेज़बानों के घर जाना मुनासिब नहीं था। इम्तियाज़ ने भी कहा कि मैं इसी के साथ चलूं। हम जाकर सो गए और इम्तियाज़ को मैंने फजर की अजान से कुछ देर बाद जगा दिया। इसे बताया कि आज क्या करना है। अब मैंने देखा कि वो इस केस में दिलचस्पी ले रहा था। नाश्ता करके हम थाने चले गए। शमीम को साथ लिया और इसे कहा कि वो हमें उस जगह ले चले जहाँ से इसे इन 2 आदमियों ने उठाया था। थाना गांव से ज़रा बाहर था। शमीम हमारे आगे आगे चल पड़ी और गांव में दाखिल हुई। वो अपने घर के सामने रुकी। इम्तियाज़ ने मुझे बताया कि इन लोगों का घर है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पक्का मकान था, जिससे जाहिर होता था कि ये खुशहाल ज़मींदार हैं। इनकी ज़ात बड़ी थी। लड़की अपने घर से आगे चली गई और एक जगह रुककर उसने बताया कि वो इस जगह पहुंची तो पीछे से इस पर खेस फेंका गया, फिर इसे उठाकर ले गए। तुमने कहाँ तक जाना था? मैंने पूछा। वो जगह दिखा दो। वो आगे जाकर इस गली से मुड़ी और साथ वाली गली में चली गई। ये गली आगे जाकर एक खेत में ख़त्म होती थी। शमीम वहाँ जाकर रुक गई और बताया कि वो इस खेत में आना चाहती थी। मेरा ख्याल है कि मुलजिमों ने तुम्हें उठाया और इसी रास्ते से गांव से निकले थे। मैंने कहा, हाँ जी, उसने कहा, वो इसी तरफ से गांव से निकले थे। ताजे पुत्र, मैंने इम्तियाज़ से कहा, लड़की झूठ बोल रही है। इसे थाने भेज दे और दोनों मुलजिमों से किसी एक को यहाँ बुला ले। लड़की को हेड कांस्टेबल अपने साथ ले गया। कुछ वक्त बाद एक मुलजिम हथकड़ियों में बंधा हुआ आ गया। इम्तियाज़ ने उसे कहा कि वो हमें उस जगह ले चले जहाँ से उन्होंने लड़की को उठाया था। वो इस कांस्टेबल के साथ आगे आगे चल पड़ा जिसने उसकी हथकड़ी पकड़ी हुई थी। गांव से निकलकर हम खेतों में से गुजरे और एक पगडंडी पर हो लिए। कुछ देर पगडंडी पर गए और मुलजिम एक तरफ मुड़ गया। चंद एक खेतों में से गुजरे तो आगे बंजर और वीरान इलाका आ गया। एक घाटी से उतरे, थोड़ी दूर जाकर ऊपर गए, ये भी घाटी थी। मुलजिम ने रुककर हर तरफ देखा और एक तरफ चल पड़ा। जरा आगे से दूसरे गांव के खेत शुरू हो गए। मुलजिम एक जगह रुक गया और उसने खेत की तरफ इशारा किया। इस खेत में गंदुम बोई गई थी और फसल तकरीबन 1 फीट ऊंची उठी हुई थी। मुलजिम ने जो जगह दिखाई वहां गंदुम के पौधे लेटे हुए थे, तकरीबन 4 गज कतर की गोलाई में। फसल टूटी और लेटी हुई थी। फसल घनी नहीं थी। कदमों की रगड़ के निशान साफ थे। कोई खुरा वाज़ेह नहीं था। ये पता चलता था कि इस जगह 2-3 आदमी गुत्थम गुत्था हुए हैं। मैंने झुककर उस जगह को गौर से देखना शुरू किया तो मुझे वो चीज़ मिल गई जो किसी औरत के साथ धींगा मुश्ती करने से जाए वारदात पर रह जाती है। ये चूड़ियों के टुकड़े थे। मैं जब लड़की से पूछगछ कर रहा था तो मैंने खास तौर पर लड़की की कलाइयाँ देखी थीं। इसकी कलाइयों में चूड़ियाँ थीं। ये इन्हीं में से 2-3 चूड़ियों के टुकड़े थे। मैंने ये टुकड़े इम्तियाज़ को दे दिए। अब बताओ, मैंने मुलजिम से पूछा, तुम किस रास्ते से लड़की को लेके गए थे? यहाँ से मैंने लड़की को कंधे पर उठाया था, उसने जवाब दिया। ये फसल आपने देखी है। लड़की हमारे हाथों से निकलकर खेत में चली गई थी और हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से इसको काबू में किया था। उसने शोर मचाया होगा। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। आहिस्ता बोलती थी। मेरे कहने पर वो इस तरफ चल पड़ा जिधर से वो शमीम को ले गए थे। मैंने उसके साथ दूर तक नहीं जाना था। कोई फ़ायदा नहीं था।
मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वो किस तरफ जाता है। इसके दूसरे साथी से भी ये सब कुछ पूछना और देखना था कि ये दोनों के बयानात मिलते हैं या नहीं। मुलजिम जिस तरफ जा रहा था वो ज़रा गहरी जगह थी और कुछ दूर तक चली गई थी। हाँ, दरख्त बहुत थे। इस गहरी जगह से हम निकल रहे थे कि कटे हुए एक दरख्त का तना देखा। ये कोई बड़ा दरख्त नहीं था, पूरा दरख्त तने से काट कर गिराया गया था। ये कुल्हाड़ियों से काटा गया था। दरख्त गायब था, तकरीबन 1 गज ऊंचा जमीन में गड़ा हुआ था। इसका एक नोकीला हिस्सा एक तरफ उठा हुआ था। इसके साथ एक बारिश लंबा और इतना ही चौड़ा मलमल का कपड़ा फंसा हुआ था। इसका रंग गुलाबी था। मैंने ये कपड़ा उतार कर जेब में डाल लिया और मुलजिम को आवाज़ देकर रोका। यहाँ लड़की को तुमने उठा रखा था? मैंने उससे पूछा। यहाँ हम रुके थे, उसने कहा, और फिर इधर उधर देखकर बोला कि यही जगह होगी। मैं थक गया था और अपने साथी से कहा था कि इसे ज़रा उठा लो। मैंने लड़की को उसके कंधे पर डाल दिया था। क्या लड़की यहाँ आज़ाद होने के लिए तड़पी थी? मैंने पूछा। उसने भागने की कोशिश की थी? हाँ जी, उसने जवाब दिया। मैं जब इसे अपने साथी के कंधे पर डालने लगा तो वो ज़ुबा होने वाले बकरे की तरह तड़प रही थी। मेरे साथी ने इसे चाकू दिखाकर चुप कराया था। मेरे जहन में जो सुराग आया था, इसके कुछ न कुछ तस्दीक हो गई थी। मैंने इससे आगे जाना मुनासिब ना समझा। मुलजिम को साथ लेकर ज़रा दूर एक ऐसी जगह चला गया जहां हमें कोई नहीं देख सकता था। मैंने सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ से कहा कि वो थाने जाए और दूसरे मुलजिम को साथ ले आए और काम ये करे कि इस मुलजिम से कहे कि वो इस जगह चले जहाँ इन्हें लड़की मिली थी, फिर इसे कहे कि वो इस रास्ते पर चले जिधर वो लड़की को ले गया था। इम्तियाज़ चला गया और ये मुलजिम हमारे साथ रहा। एक कांस्टेबल ने इसकी हथकड़ी पकड़ रखी थी। मैंने खास तौर पर देखा कि मुलजिम ज़रा सा भी परेशान नहीं था। उसने कांस्टेबल से कहा कि ओए खप्ती, सिगरेट निकाल। कांस्टेबल ने इस पर फौरन अमल किया और उसको सिगरेट सुलगाकर दे दी। आप कौन हैं जनाब? मुलजिम ने मुझसे पूछा। मैं सीआईडी का आदमी हूँ। इंस्पेक्टर हैं आप? उसने पूछा। शायद डीएसपी होंगे। ना भाई, मैंने जवाब दिया, मैं इंस्पेक्टर हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा केस सीआईडी के पास चला गया है। उसने कहा। केस इतना संगीन तो नहीं था। इस लड़की के अगवा की वजह से मामला संगीन हो गया है। मैंने कहा। आपकी उम्र तो पेंशन वाली हो गई है। उसने कहा। इतनी ज़्यादा सर्विस करके आप इंस्पेक्टर ही रहे। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर नहीं बना दिया गया। मैंने कहा। रिश्वत में नहीं लेता, सिफारिश में नहीं सुनता। फिर तो आपको ख़राब होना ही था। उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा। लेकिन मैं मानता हूँ, लेन देन के बगैर पुलिस की सर्विस होती ही नहीं। अब तो आपकी गारंटी भी ख़त्म हो गई है। तुम खुशकिस्मत हो मेरे भाई, मैंने कहा। अगर तुम मेरे वक्तों में, मेरा मतलब है पाकिस्तान बनने से पहले, ये वारदातें करते और ज़बान भी चलाते तो तुम अपनी आने वाली 7 नस्लों के लिए वसीयत कर जाते कि किसी थानेदार के आगे ज़बान नहीं चलाना। हाँ सर जी, उसने हंसते हुए कहा। वक्त वक्त की बात है। उसके साथ ऐसी ही बातें होती रहीं। एक कांस्टेबल को मैंने ऊपर खड़ा कर दिया था कि जब इम्तियाज़ दूसरे मुलजिम को लेकर आ जाए तो वो मुझे बता दे। बहुत वक्त गुजरने के बाद कांस्टेबल ने मुझे बताया कि वो आ रहे हैं। मैं मुलजिम को साथ लेकर ऊपर चला गया। मुलजिम और कांस्टेबल को वहीं खड़ा करके मैं अकेला ही इस जगह गया जहाँ कटे हुए दरख्त का तना था। इम्तियाज़ और दूसरा मुलजिम वहाँ पहुँचे तो मैं आगे हुआ। लड़की को पहले किसने उठाया था? मैंने इससे पूछा। इसने अपने दूसरे साथी का नाम लेकर कहा कि वहाँ से यहाँ तक लड़की को वही उठाकर लाया था। तुमने लड़की को कहाँ से उठाया था? यही जगह थी, उसने जवाब दिया। ये जगह तुम्हें किस तरह याद रह गई है? ये निशानी मुझे याद है, उसने दरख्त के कटे हुए तने की तरफ इशारा करके कहा। और ये मुझे इसलिए भी याद है कि जब लड़की को मैंने अपने कंधे पर डाला तो उसका सर मेरी पीठ की तरफ था। मैं चलने लगा तो लड़की का दुपट्टा जोर से खींचा और हम आगे चले गए। मैंने इम्तियाज़ से कहा कि अब थाने चले चलो। हम दोनों मुलजिमों को आगे भेजकर पीछे पीछे चल पड़े। इम्तियाज़ ने मुझे बताया कि दूसरे मुलजिम ने वो जगह सही बताई थी जहाँ से उन्होंने लड़की को उठाया था। ताजे पुत्र, मैंने इम्तियाज़ से कहा, मालूम होता है तुम अपना हाथ दिखा गए हो। तुम खुद इसे इस जगह ले गए होगे। कसम ले लो चाचा जी, इम्तियाज़ ने कहा। एक पैसा हराम है जो मैंने इनसे लिया हो। हाँ भाई, मैंने कहा, एक पैसा तो वाकई हराम है। हलाल तो सैकड़ों और हज़ारों रुपए होते हैं। बहरहाल तुम्हारी खुशी है, मैं तो अपना ट्रक पूरा कर रहा हूँ। सच कहता हूँ चाचा जान, उसने कहा, मुझे मज़ा आ रहा है।
अगर हमें भी आज़ादी से तफ्तीश करनी दी जाए और मौका दिया जाए तो मैं आपको सुराग रसानी करके दिखा दूं। हम गपशप लगाते थाने पहुंच गए। मुलजिमों को हवालात में बंद किया। इम्तियाज़ मुझे खाने के लिए अपने घर ले गया। खाना खाकर हम वापस थाने में आए और शमीम को इम्तियाज़ के दफ्तर में बुलाया। मैंने लड़की का दुपट्टा देखा। एक तरफ से पूरी टाकी गायब थी। मैंने दुपट्टा मेज पर फैलाकर जेब से वो टुकड़ा निकाला जो दरख्त के कटे हुए तने के साथ फंसा हुआ था। इसे दुपट्टे की इस जगह रखा जहां से टाकी गायब थी। ये टुकड़ा वहां फिट हो गया। दुपट्टे के कई धागे खिंचे हुए थे। फिर मैंने इम्तियाज से चूड़ियों के टुकड़े मांगे और लड़की की चूड़ियों से मिलाए। उसकी कलाई में 3 रंगों की चूड़ियां थीं। टुकड़े भी इन्हीं रंगों के थे। मैंने लड़की का हाथ पकड़कर उसकी चूड़ियां पीछे की और कलाई को गौर से देखा। एक जगह बहुत छोटा सा निशान था जिस पर थोड़ा सा खून जमा हुआ था। मैं लड़की से पूछे बगैर ही समझ गया कि दोनों में से किसी एक मुलजिम ने उसकी कलाई पकड़ी और उसके दबाव से चूड़ियां टूटी तो किसी टुकड़े की नोक उसकी कलाई में लग गई। शमीम बेटा, मैंने शफकत के लहजे में कहा, तुम सच्ची बात क्यों नहीं बताती? तुम्हें अपने गांव से नहीं उठाया गया? तुम्हारी चूड़ियों के ये टुकड़े उस जगह से मिले हैं जहां तुम्हें इन 2 आदमियों ने पकड़ा था और तुम्हारी 1-2 चूड़ियां टूट गई थीं। क्या इन्होंने तुम्हें कलाई से नहीं पकड़ा था? वो खामोश रही और मेरे मुंह की तरफ देखती रही। जब तुम्हें दूसरा आदमी कंधे पर उठाने लगा तो तुम्हारा दुपट्टा कहीं फंस गया था? वो पहले की तरह खामोशी रही। क्या बात है शमीम? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मत डरो, उन्होंने मुझे मेरे गांव से उठाया था। इसे हवालात में बंद कर दो। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज बोला। ये इस तरह नहीं मानेगी। ठहरो इम्तियाज, मैंने कहा और मैं शमीम से मुखातिब हुआ। वो 2 आदमी कौन थे जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था और तुम वहां से भाग आई थी? मैंने और कुछ नहीं कहना वो बोली। मुझे इन दोनों ही आदमियों ने अगवा किया था। तुम्हारे घर में बैतुल खुला मौजूद है, मैंने कहा। फिर तुमने पेशाब के लिए बाहर क्यों गई थी? खुद तुम्हारी माँ और तुम्हारे अपने भाई ने बयान दिया है कि तुम रात को कभी बाहर नहीं निकली। फिर तुम सैंडल पहनकर बाहर निकली जो खास मौकों पर पहने जाते हैं। घर पहनने वाली चप्पल तुम अपनी चारपाई के पास छोड़ आई थी। देखो शमीम, तुम बच्ची हो, हमें गुमराह नहीं कर सकती। तुम किसी के साथ खुद घर से निकली थी और इन लोगों के हाथ लग गई जो तुम्हें उठाकर ले गए थे। अगर तुम सही बात नहीं बताओगी तो हम उस जगह तक भी पहुंच जाएंगे जहां तुम अपनी मर्जी से गई थी। उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। इम्तियाज, मैंने कहा, ये लड़की सीधे हाथों नहीं मानेगी। इसे हवालात में बंद कर दो। 2-3 कांस्टेबलों के हवाले करके उसे उस कमरे में भेज दो। वो लड़की जुर्म पेशा नहीं थी, मोअज़्ज़िज़ घराने की बेटी थी। वो बोलने पर आ गई। मैंने बड़े प्यार से उसकी हौसला अफजाई कर दी। हमारे गांव का एक आदमी है, शमीम ने कहा, उसका नाम अशरफ है। वो मुझे कहता रहता था कि मैं घर से बहुत सारा रुपया लेकर लाहौर जाऊंगा और वहाँ एक कारोबार करूंगा या सऊदिया या इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त कर लूँगा। फिर ऐश ही ऐश होंगे। तुम मेरे साथ चली चलो, हम शादी कर लेंगे और बाहर जाने का बंदोबस्त हो गया तो मैं तुम्हें साथ ही ले जाऊंगा। मैं इसकी बातों में आ गई और एक रात उसके कहने पर घर से निकल गई। उसने एक गांव का नाम लिया और कहने लगी कि अशरफ मुझे उस गांव में एक दोस्त के घर ले गया था। कहता था कि जब पुलिस मुझे ढूंढना छोड़ देगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अशरफ ने मुझे 2-3 दिन इस घर में रखा। इसके जिस दोस्त का घर था वो भी मेरे पास आता रहा। वो मुझे तसल्ली दिलासे देता रहता और कहता था कि अब तुम शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन तीसरी रात अशरफ का दोस्त मेरे कमरे में आया और अपनी शैतानी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने उसे धुतकार दिया लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने कहा कि वो मुझे गिरफ्तार करा देगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि मैं कल रात इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। वो मान गया। मेरा ख्याल था कि अशरफ दिन को आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि उसके दोस्त की नीयत क्या है। लेकिन अगले दिन अशरफ ना आया। रात को जब सब लोग सो गए तो अशरफ का दोस्त मेरे पास आ गया और उसने मुझे रात वाला वादा याद दिलाया। मैंने वहाँ से भागने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। एक तरकीब दिमाग में आ गई। मैंने उसे कहा कि मैं पेशाब करके आती हूँ। मैं बाहर निकली और दौड़ पड़ी। गांव से कुछ दूर जाकर मैं थक गई और चलने लगी। अचानक ये 2 आदमी वहां आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने इन्हें बताया कि मुझे 2 आदमियों ने अगवा किया था और मैं भाग आई हूँ। तुमने जाना कहाँ था? मैंने पूछा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि यहाँ से भागना है। उसने जवाब दिया कि इतना ज़रूर सोचा था कि अशरफ के घर जाऊंगी। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि अशरफ के घर वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा। मैंने आपको बताया कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी, शमीम ने कहा।
ये भी हो सकता था कि मैं अपने घर ही चली जाती। मुझे ये भी ख्याल था कि घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मैंने सोचा था कि अपनी इज्जत लुटाने से बेहतर है कि घर वालों से मार पिटाई करा ली जाए। इस लड़की ने बयान दे तो दिया था, लेकिन बयान कच्चा कच्चा सा मालूम होता था। मैंने उससे कुछ सवाल भी पूछे थे। उसने जो जवाब दिए थे वो मुझे सही तरह मालूम नहीं होते थे। मैं इम्तियाज़ को बाहर ले गया और उसे बताया कि ये मामला कुछ और मालूम होता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं चाचा जी, इम्तियाज़ ने कहा। मेरे सामने सीधी सादी कार्रवाई है, गुमशुदा लड़की मिल गई है, इसे इसके वारिसों के हवाले कर देना चाहिए। फंस जाओगे, मैंने कहा। तुम्हारे पास इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है और ये जहाँ से बरामद हुई है वहाँ इसके साथ ज्यादती हुई है और ज्यादती करने वाले मुलजिम पकड़े भी गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के वारिसों को इस सलूक का पता चले तो वो ऊपर दरखास्त दे दें कि थानेदार ने मुलजिमों का साथ दिया है। इम्तियाज़ ने लड़की को बाहर बिठाया और अशरफ को बुलाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजा और एक हेड कांस्टेबल को इस आदमी को थाने के लिए लाने के लिए भेज दिया जिसके मुतालिक शमीम ने बयान किया था कि अशरफ ने उसे उसके घर रखा था। पहले अशरफ आया, वो इसी गांव का रहने वाला जिसमें थाना था। लड़की को बुलाकर अशरफ के सामने किया गया। क्या इस अशरफ के साथ तुम गई थी? हाँ, शमीम ने जवाब दिया, यही है। ये तुम्हारे साथ घर से निकली थी? सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने अशरफ से पूछा। ये बिल्कुल झूठ है, अशरफ ने वावेला बपा किया। इसे इतना ही चाहता हूँ, इसे इतना ही जानता हूँ कि हमारे गांव की लड़की है। मत डर अशरफ, मैंने कहा। कि लड़की बयान दे चुकी है कि ये अपनी मर्जी से तुम्हारे घर से भागी थी। क्यों शमीम, तुमने यही बयान दिया है ना? जी, शमीम ने कहा। मैंने तुम्हें अगवा तो नहीं किया? नहीं जी, शमीम ने जवाब दिया। और उसने जो बयान दिया था वो एक बार फिर दे दे। अशरफ ने तड़प तड़प कर इस बयान को झूठा कहा। मैंने दोनों को बाहर भेज दिया और कहा कि इन्हें एक दूसरे से दूर बिठाया जाए। ताजे पुत्र, मैंने इम्तियाज़ से कहा, यह कोई खास गड़बड़ है। लड़की बहुत चालाक मालूम होती है। तुम इस आदमी को बुलाओ जिसके मुतालिक इसने कहा है कि इसे वहाँ रखा गया था, और ख्याल रखना कि इस केस को गोल करने की कोशिश न करना। मुझे डर है कि ये लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान देगी कि तुमने इसे थाने में रखा और इस पर जुल्म करते रहे। इम्तियाज़ ने एक कांस्टेबल को भेजा कि इस आदमी को बुला लाए। ओए इधर आ, मैंने कांस्टेबल को पास बुलाकर कहा। 10-15 रुपये वसूल करके आकर ये न कह देना कि वो गांव से बाहर गया हुआ है, उसे साथ लाना है। कांस्टेबल चला गया तो मैं इम्तियाज़ के घर चला गया। थाने के काम में मेरी दखल अंदाजी मुनासिब नहीं थी। थाने के स्टाफ को इम्तियाज़ ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ और वो सब मेरा एहतराम करते थे। फिर भी इनमें से कोई आदमी शक कर सकता था कि मैं इस वारदात की तफ्तीश में किसी पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ। तफ्तीश जरा पेचीदा हो गई थी और मुझे तवक्को थी कि आगे चलकर मामला दिलचस्प हो जाएगा। मैं इम्तियाज़ के घर जाकर इसकी बीवी से गपशप लगाता सो गया। इसकी बीवी ने बहुत देर बाद जगाया और बताया कि थाने से कांस्टेबल आया है। मैं बाहर निकला तो कांस्टेबल ने बताया कि वो आदमी आ गया है। मैं इसके साथ थाने चला गया और इम्तियाज़ ने इस आदमी को अपने दफ्तर में बुला लिया। इसे मेरे मुतालिक बताया कि ये CID के इंस्पेक्टर हैं। नासिर भाई, मैंने इस जवान आदमी से कहा, मेरी एक बात पहले सुन लो, झूठ ना बोलना। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं। हमें पूरी शहादत मिल चुकी है कि इस गांव की एक लड़की तुम्हारे घर रखी गई थी। ये बता दो कि लड़की किसके साथ घर से निकली थी और तुम्हारे घर इसे कौन ले गया था? जनाब इंस्पेक्टर साहब, नाजिर ने कहा, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं। लड़की को मेरे घर में छुपाया गया था, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूँगा, फिर फ़ायदे में रहोगे। मैंने कहा, बोलो ये क्या किस्सा है? इस गांव का ये जवान आदमी अशरफ जो थाने में मौजूद है मेरा दोस्त है। नाजिर ने कहा, एक रोज़ ये मेरे गांव में मेरे पास आया और कहने लगा कि इसका एक दोस्त जिसका नाम नासिर है एक लड़की को साथ ला रहे हैं। इस लड़की को 8-10 रोज़ छुपा कर रखना है। मैं पहले तो ना माना, लेकिन अशरफ ने बताया कि नासिर इसका दोस्त ही नहीं बल्कि इसके बहनोई का छोटा भाई है। अशरफ ने बताया कि नासिर इस लड़की को अगवा नहीं करेगा बल्कि वो अपनी मर्जी से आ रही है और बालिग है। मैंने इसे कहा कि वो लड़की को ले आए। ये दोनों अशरफ और नासिर लड़की को मेरे घर ले आए। मेरी हवेली बहुत बड़ी है, इसका एक हिस्सा अलग थलग है। इस हिस्से के एक कमरे में लड़की को रखा। नासिर दोबारा आया था और लड़की के साथ बहुत सा वक्त गुजार के गया था। अशरफ भी लड़की के साथ बैठता होगा? इम्तियाज़ ने नासिर से कहा। नहीं, नासिर ने जवाब दिया, वो जब आता था तो लड़की को सिर्फ देखता था और मेरे पास आकर बैठ जाता था। क्या ये सच है कि लड़की वहाँ से भाग आई थी? मैंने पूछा।
बिल्कुल सही है जी, उसने जवाब दिया। तुमने इतना कच्चा इंतजाम किया हुआ था कि लड़की निकल आई? मैंने पूछा। इसे हमने कैदी बनाकर तो नहीं रखा था, नाजिर ने कहा। वो तो मेहमान थी, नासिर के साथ अपनी मर्जी से आई थी। दिन रात इसका दरवाज़ा खुला रहता था। इधर से बाहर का दरवाज़ा अलग था। हमें इस पर भरोसा था। भागने की वजह क्या थी? वो झेप गया। 2-3 बार पूछने से उसने बताया कि उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने अपनी इस हरकत का एतराफ़ किया और वही बयान दिया जो लड़की दे चुकी थी। इस शख्स के बयान से एक और शख्स का नाम सामने आ गया और ये नासिर था। मेरे कहने पर सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने नासिर को थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजा। इसके आने तक मैंने नाजिर से कुछ और बातें पूछी, लेकिन इसे इतना ही मालूम था कि शमीम नासिर के साथ शादी करने के लिए घर से निकली थी और नाजिर ने अशरफ की दोस्ती का हक अदा किया था कि शमीम को अपने घर में पनाह दे दी थी। इसने पनाह की कीमत शमीम से वसूल करने की कोशिश की थी, लेकिन शमीम वहां से भाग निकली। इंस्पेक्टर साहब, नाजिर ने आखिर में कहा, मुझे शक है कि अशरफ और नासिर के ख़ानदानों को इस लड़की के ख़ानदान के साथ कोई अदावत है और लड़की इसी चक्कर में घर से निकली है। लेकिन लड़की कहती है कि वो तो अपनी मर्जी से अशरफ के पीछे घर से निकली थी। मैंने कहा, अदावत होती तो इसे इंतकामी तौर पर घर से या कहीं से उठाया जाता। पहली बात तो यही गलत है जनाब, नाजिर ने कहा। लड़की को अशरफ ने नहीं, नासिर मेरे घर लाया था। अशरफ तुम्हारा दोस्त है, मैंने कहा। उसने तुम्हें ये तो बताया होगा कि दुश्मनी क्या है। नासिर खासा अक्लमंद लगता था। बात जो भी करता था वो बड़े पुख्ता लहजे में करता था। उसने शमीम पर जिस बदनीयती का इजहार किया था उसका एतराफ़ भी बड़ी एतमादी से दिया था और वो जो राय देता था वो भी अच्छी लगती थी। जी हाँ, वो मेरा गहरा दोस्त है, नाजिर ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये अदावत कुछ ऐसी मालूम होती है जिसका जिक्र मेरे साथ करते हुए अशरफ शायद घबराता था। उसकी बड़ी बहन नासिर के बड़े भाई की बीवी है। नासिर का भाई फौज में हवलदार है। वो मशरक़ी पाकिस्तान गया था, वहाँ जो जंग हुई थी इसमें वो मारा गया है या इसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बाप और ससुर मालूम करने कई बार गए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि शमीम का बड़ा भाई जो बाहर बैठा हुआ है अशरफ की इस शादीशुदा बहन के पीछे बुरी नज़र से पड़ गया था या वाकई इनका आपस में ताल्लुक़ पैदा हो गया था, ये मैं नहीं बता सकता। यह भी सुना था कि अशरफ की बहन बदनाम हो गई है। लोग कहते हैं कि ये झूठी नहीं बल्कि सच्ची बदनामी है। मैं अशरफ से ऐसी बात तो नहीं पूछ सकता था क्योंकि ये उसकी सगी बहन का मामला था। तुम बाहर चलकर बैठो नाजिर, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने नाजिर को बाहर भेजकर मुझसे कहा। चाचा जी, मैं आपका बच्चा हूँ, गुस्ताखी माफ़ कर देना। आप ना होते तो ये लड़की थाने से खाली हाथ ना जाती। ये कोई बड़ी ही शैतान लड़की मालूम होती है। ये 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को नचा रही है। मैं इसे बुलाता हूँ। अगर आप यहाँ से चले जाएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। इतनी खूबसूरत लड़की पुलिस के हाथ चढ़ जाए और नहीं ताजे पुत्र, मैंने कहा। आखिर औरत ज़ात है, किसी की बेटी है। हमने कातिल औरतें भी पकड़ी हैं। एक से एक खूबसूरत औरत कदमों में आकर गिरती थी। आप अंग्रेज़ों के वक्तों की बात करते हैं, इम्तियाज़ ने कहा। आप गुलाम थे, ये पाकिस्तान है, हम किसी के गुलाम नहीं। मैं समझ रहा था कि इम्तियाज़ का मतलब क्या था। जिस मुल्क में जागीरदार और बड़े ज़मींदार औरतों को साथ बदसलूकी करते हों और उनको पूरे गांव में बेलिबास करके घुमाते हों, कोई उनका हाथ नहीं रोक सकता था। वहाँ थाने में आई हुई औरत को थानेदार अपनी मिल्कियत क्यों न समझे। इस लड़की पर मुझे भी गुस्सा आ रहा था। वो सच्ची बात छुपाने के लिए कदम कदम पर